नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा। मेरे साथ हैं जानी मानी पत्रकार और लोकप्रिय न्यूज़ एंकर पलकी शर्मा जी। पलकी शर्मा जी ने हाल ही में अपना डिजिटल न्यूज़ वेंचर इंडिया ग्लोबल रिव्यू के नाम से लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या खासियत है और क्या फॉर्मेट होगा, इन्हीं सब बातों पर आज हम पलकी जी से चर्चा करेंगे। पलकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुक्रिया बहुत जी। सबसे पहले जैसे पहला सवाल मेरा यही था, तमाम लोगों के मन में सवाल आता है कि आपने फर्स्ट पोस्ट क्यों छोड़ा। सबसे पहला सवाल, इतना स्थापित करियर है और आप लंबे समय से उस पर काम कर रहे हैं, तो क्या इसकी प्लानिंग पहले से थी आपके मन में, या कुछ ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जिस पर आपने सोचा कि हमें अपना एक करियर छोड़कर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहिए? फर्स्ट पोस्ट की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। उससे पहले बियॉन्ड की काफ़ी अच्छी रही। बियॉन्ड छोड़ा तो लोगों ने कहा कि क्यों छोड़ा, फर्स्ट पोस्ट में क्यों आए, तो वो भी एक ग्रोथ स्टोरी थी, टेलीविज़न से डिजिटल। फर्स्ट पोस्ट 3-3.25 साल अच्छा रहा जी। उसके बाद कुछ नया बनाने की इच्छा थी। टर्निंग पॉइंट मैं नहीं कहूँगी, मेरे मन में बहुत समय से था कि कुछ मुझे बनाना है इस तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फोकस करे सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ पे, पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से जी। और इस बारे में मैंने पहले बात की है कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब मन में विचार आया कि इतना बड़ा इवेंट हुआ है और भारत की सेना ने इतना जवाब दिया, इतनी बड़ी कार्रवाई की, और हम शायद अकेले देश हैं जिसने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और 4 दिन में ख़त्म कर दिया। हमने डिफ़ाइन किया कि हमें ये करना है, हमने वो किया और हमने बंद। आज वो समय है जब लोग युद्ध शुरू करते हैं और ख़त्म करने का उनके पास कोई फार्मूला नहीं होता। तो कितना रिस्पॉन्सिबली इंडिया ने उस ऑपरेशन को किया। फिर भी हमें अपने नेताओं को दुनिया भर में भेज के उनको ये समझाना पड़ा कि ये ऑपरेशन क्यों ज़रूरी था। इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होती अगर एक ऐसी मीडिया की व्यवस्था होती जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरीके से दुनिया के सामने रख पाती। तो वो गैप मुझे महसूस हुआ और मुझे लगा कि मुझे कुछ नया करना होगा, मुझे करना चाहिए। और ऐसे लोग मुझे मिले जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते थे, जिनका विजन मुझसे मैच करता था, अलाइन करता था। एक बात से दूसरी बात हुई और फिर वो तो कह सकते हैं कि हम वो एक एग्जाम्पल सिंदूर टर्निंग पॉइंट रहा। नहीं तो आपको ये लगता होगा ना, जब आप वर्किंग में थे, शायद मुझे जो आपकी बातों से लगा, कुछ बाउंडेशन रहती होंगी कहीं काम करते हुए। आपको लगा कि अपना डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म होगा तो हम अपनी बात ज़्यादा फ्रीली कह पाएंगे कुछ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे करियर में आज तक मैंने कभी भी कोई बात ऐसी कही हो जो मैं नहीं कहना चाहती जी। या अगर मैं कहना चाहती थी और मुझे नहीं कहने दी गई, ये अनफेयर होगा जी। अगर मैं बोलूँ, एक न्यूज़ रूम में डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंसेस होने चाहिए। अगर एक न्यूज़ रूम में सब लोग एक दूसरे से अग्री करें हर समय, तो वो हेल्दी न्यूज़ रूम नहीं है। डिबेट, डिस्कशन, डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आर्ग्यूमेंट को मजबूत कर सकें। या आप मुझे कन्विंस कर दीजिए या मैं आपसे कन्विंस हो जाऊँ जी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। पर एक बार जब डिसीजन हो जाता है तो एज अ टीम हम वही करते हैं। तो नहीं, अगर ये कोई ऐसी कंस्पिरेसी आप ढूंढ रहे हैं कि किसी ने मुझे कुछ करने नहीं दिया या मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं था जी। नहीं, मुझे लगा तो मैंने कहा एक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। दोनों क्या मैं कहूँगी कि जहाँ भी मैंने काम किया है मेरा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहा है और आई हैव मूव्ड ऑन फॉर ग्रोथ। तो जैसे आपका 2.5 दशक का लगभग मुझे लगता है कि करियर होगा मीडिया में, और बढ़िया करियर है काफ़ी कुछ। लेकिन जब हम कोई भी अपना नया काम या अपना कुछ ओन शुरू करते हैं, क्योंकि पहले से चला आ रहा है, बड़े ब्रांड का चला आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें तो वहाँ तो सहूलियत मिल जाती है। यहाँ अपना अगर मान लीजिए कुछ करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म में, उनके बीच में अपनी जगह बनाना या स्टार्ट करना, तो तमाम तरह की मुझे लगता है चुनौतियाँ आती होंगी। तो आपके सामने इस तरह की चुनौती आई, किस तरह की चुनौती आपको फेस करना पड़ा अपना लॉन्च करने में कुछ इनिशियल स्टेज पर? चुनौतियाँ आती हैं और चुनौतियाँ ही आपको सिखाती हैं। तो एक न्यूज़ रूम की लीडरशिप आपको सिखाती है कि एज एन एडिटर आपको किस तरह की स्टोरीज़ करनी है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ पे अपने रिसोर्सेज लगाने हैं, क्या आपका एडिटोरियल विजन है, एंड सो ऑन।
एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, आपको तय करना है कि आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, आपको किस चीज़ पे क्या खर्चा करना है, बहुत सारी इस तरह के सवाल हैं। और उससे आपको सीखने को मिलता है कि अब कई बार ऐसा लगता है कि हमने 1 घंटा सिर्फ ये चर्चा करने में लगाया कि एग्जैक्ट ब्लू का शेड क्या होगा जिस पे हमारा लोगो बने, बट वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो हर डिसीजन आपका ही है और हर डिस्कशन में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे आपको वो बात समझ आए कि नहीं आए। तो उसका तरीका ये है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपसे बहुत बेहतर हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे साथ हमेशा ऐसी टीम्स रही हैं जो बहुत, मैं कई बार सोचती हूँ कि ये लोग मेरे साथ क्यों काम करते हैं, क्योंकि इनको इतना सब कुछ आता है। पर जब ऐसी टीम होती है तो आपको हौसला मिलता है, आप करते हैं। तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, बट द होल पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इज़ लर्निंग। तो अच्छा भी है। जैसे आजकल के अगर हम मीडिया के माहौल को देखते हैं तो बहुत सारे मीडिया पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। एजेंडा कोई चला रहा है, कोई कह रहा है बायस्ड है कि मीडिया पक्षधर है, कभी किसी का पक्ष लेते हैं, एजेंडा चला रहा है। तो ऐसे माहौल में जो अपन IGR की बात करें, इंडिया ग्लोबल रिव्यू की, तो कैसे आपकी संपादकीय जो स्वतंत्रता होगी या आपकी विश्वसनीयता होगी, तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विश्वसनीयता प्रेस रिलीज से नहीं बनती, विश्वसनीयता प्रोमो से भी नहीं बनती। मैं 10 प्रोमो चला दूं और मैं कह दूं कि मैं अनबायस्ड हूँ, मैं शोर नहीं मचाती हूँ, मैं बिल्कुल क्या सब्सटेंस है मेरे अंदर, दैट इज़ फाइन। विश्वसनीयता हर रोज़ कमानी पड़ती है और एक पत्रकार का धर्म है कि वो इस तरह की बातें कहें जो किसी न किसी को चुभे। तो आप जिस पक्ष की बात कहेंगे कि आज इसने सही कहा, दूसरा पक्ष आपको कहेगा कि ये बिका हुआ है, और ये स्वाभाविक है। लोग आपसे डिसएग्री करते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक हमें लिखते हैं कि ये गलत है, ये, फिर भी हमें देखने आते हैं। तो वो एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि कभी मैं वो बात कहूँगी जो आपको अच्छी लगेगी, कभी कहूँगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर मुझे लगता है कि दोनों ही सही हैं। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। जब तक तथ्य सही हैं, जब तक संदर्भ पूरा है, तो वो स्टोरी सही है। और अगर आप ये करते रहें वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, तो विश्वसनीयता अपने आप आती है। यानी मतलब किसी तरह का जो आजकल जैसे एक नया शब्द गढ़ लिया है लोगों ने, गोदी मीडिया टाइप, तो कुछ इन सब से परे आपका वो रहेगा कि जहाँ सिर्फ क्रेडिबिलिटी की बात होगी, तथ्यों की बात होगी। मैं वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, मैंने वही किया है आज तक। और इस तरह का जो डिबेट है सोशल मीडिया का, और ये तू मैं है, और एक दूसरे के ऊपर जो नेम कॉलिंग है, उसमें मैं विश्वास नहीं रखती। ना मेरे पास समय है, ना मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं इस डिबेट में घुसूँ। तो जो मैं कर रही हूँ मुझे लगता है कि ठीक है, और जो दर्शक हैं उनको भी शायद लगता है कि ठीक है, इसीलिए इतने सारे लोग इतना आशीर्वाद देते हैं। अभी जैसे इसके नाम की अपन बात करते हैं, इंडिया ग्लोबल रिव्यू, और अभी आपने ये भी कहा कि इसको इंडिया के व्यूज़ को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कुछ दिखाएंगे। तो एक तो इसके नाम के पीछे की क्या कहानी है कि मतलब जानबूझ के इंडिया ग्लोबल, इंडिया भी जोड़ा, ग्लोबल भी जोड़ा, और अभी ग्लोबल मुद्दों की बात हो रही है, तो ग्लोबल के साथ साथ क्या रीजनल मुद्दे भी इस पर कवर होंगे? देखिए, नाम तो एक प्रोसेस था, हमने बहुत सारे नाम सोचे। हम चाहते थे कि नाम एक ऐसा हो जो क्लियरली दर्शक को बता दे कि हम क्या कर रहे हैं। और नाम ठीक है, अब आज आप कह सकते हैं कि जिसने सोचा होगा एप्पल नाम, एप्पल फ़ोन बनाता है, तो अगर आज अब हम पिच करें कि मैं एक कंपनी बना रही हूँ कोई और फल के नाम पे, तो चले तो चल जाए, ना चले तो ना चले, तो नाम का तो कुछ है नहीं। मतलब कोई सोच, लेकिन पर एक सोच थी क्या, हमें इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखना था। हाँ जी। ग्लोबल मामलों पे, ग्लोबल आइडियाज़ पे, ग्लोबल अफेयर्स पे। सो आई थिंक दैट वाज द आइडिया। रीजनल क्या टॉपिक्स भी कवर होंगे, क्योंकि आपने ग्लोबल की बात करी, इंडियन की बात करी। प्राथमिकता हम इंटरनेशनल अफेयर्स को देते हैं जी। पर आज जिस तरह का समय है ना, आप दुनिया और भारत और को अलग अलग डिब्बों में नहीं रख सकते जी। आज जो फैसला वॉशिंगटन में लिया जा रहा है, उसका सीधा असर बेंगलुरु पे पड़ सकता है। जो फैसला दिल्ली में लिया जा रहा है, उसका असर मॉस्को पे पड़ सकता है। सो एवरीथिंग दैट इज़ ग्लोबल इज़ ऑल्सो रीजनल एंड द अदर वे राउंड। तो इंटरनेशनल अफेयर्स हमारा कोर है जी। पर कोई भी ऐसी बात,
कोई भी ऐसी आइडिया, कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे आपका जीवन प्रभावित हो, आप दुनिया में कहीं भी हो, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक और वैसा थोड़ा क्वेश्चन है कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म शुरू कर देते हैं, सबसे दिक्कत आती है उसको रन करने की, कैसे चलेगा। तो हालांकि ये तो है तो सीक्रेट क्वेश्चन कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। IGR का रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, इसको रन करने के लिए जाहिर सी बात है रेवेन्यू चाहिएगा। मैं नई एंटरप्रेन्योर हूँ, पर इतनी नई नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ बोर्ड रूम में डिस्कस करनी है और कौन सी पॉडकास्ट में डिस्कस करनी है। तो रेवेन्यू मॉडल हम फिगर आउट कर लेंगे। हाँ जी, नहीं तो फिगर आउट करेंगे। जैसे कहीं ना कहीं से आजकल चूँकि एक और ट्रेंड चल रहा है निवेशक क्लिनिका के फाउंडर के जो इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर तो यहाँ पे भी आएंगे। जी, इन्वेस्टर हैं यहाँ पे, है ना। हाँ। तो वो तो आगे नहीं करेंगे अपन उनका नाम और वो तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये है कि उनके रहते चूँकि कोई आदमी पैसा लगाता है तो उसकी कुछ अपनी भी सोच रहती है। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब थोड़ा सा आइडियोलॉजी आपकी जो प्रभावित होगी, कैसे आपकी जो IGR की जो स्वतंत्रता है, एडिटोरियल स्वतंत्रता, उसको बरकरार आप बनाए रखेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमेशा पूछा जाना चाहिए। मुझे इतना समय लगा क्योंकि मैं उन्हीं निवेशकों के साथ काम करना चाहती हूँ जिनका विजन मुझसे अलाइन हो, जिनके आइडियाज़। और एक अच्छा निवेशक संपादक नहीं बनना चाहता, वो निवेशक ही रहना चाहता है। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे और उन्हीं के साथ काम करना होगा। और ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये क्लियरली डिफाइंड होती हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है मैंने क्लियरली डिफाइन की हैं, और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ उन पे मुझे विश्वास है, उनका जो आइडिया है, उनका जो फोकस है, उनकी जो इच्छा है कि जो दिशा भारत की स्टोरी को मिले, वही मेरी भी इच्छा है। तो मुझे इस वक्त कोई क्लैश ऐसा दिखाई नहीं देता है। एक विजन का अलाइनमेंट है और एक क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज है कि निवेशक जो है वो बिजनेस देखे और एडिटोरियल मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं। जी, लेकिन जैसे आपने कहा ना निवेशक ढूंढने होंगे, तो आपने जो इसको शुरू किया तो पहले आपने निवेशक ढूंढे जो आइडियोलॉजी से, उसके बाद फिर इसको मूर्त रूप दिया। जी, है जी, ठीक है। यानी आप उनसे अलग रखेंगे कि आपका बिल्कुल लिमिटेशंस ये है और आपका एडिटोरियल, पर उनकी इच्छा भी नहीं है। इच्छा भी हाँ जी, उन्होंने कोई ऐसा मतलब मुझे विश्वास है और मैंने जो भी इंटरेक्शन किया है उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो संपादकीय मामलों में या एडिटोरियल उसमें कोई भी इंटरफेरेंस करे। जी। जैसे आप अक्सर इंडियन लेंस की बात करती हैं, तो इसका क्या मतलब है? और तमाम लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं कि यार पलकी जी ने इंडियन लेंस की बात करी, क्या मतलब, और इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए? इंडियन लेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ जी एक पोजीशन ले रहे हैं। इंडियन लेंस का मतलब ये है कि दुनिया में जो हो रहा है वो भारत के दृष्टिकोण से, भारत के की पोजीशन से, भारत के हित से उसको देखा जाए। जब एक अमेरिकन दृष्टिकोण हो सकता है, जब एक यूरोपियन पोजीशन हो सकती है, तो एक भारतीय पोजीशन भी हो सकती है और है। तो उसको एक्सप्रेस करने का ये प्लेटफॉर्म है। यही इंडियन लेंस का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ने खड़े हो जाएं किसी से। जैसे आपके अभी तक जो शो रहे हैं, आइकॉनिक रहे हैं, ब्रांड शो रहे हैं, अभी आपका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो क्या इस पर भी कोई ऐसा शो होगा जो आइकॉनिक, जो सिर्फ आपके ऊपर फोकस रहेगा, किस फॉर्मेट में रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसमें शो भी होगा, पर मेरा फोकस है कि पूरे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ की बात की जाए और एक व्यक्ति विशेष की या एक पर्टिकुलर शो की ना की जाए। पर शो, टू योर क्वेश्चन, हाँ एक शो होगा और भी बहुत सारे अच्छे शो होंगे। शो जो आपका यूनिक होगा, जो आपके ऊपर होगा, तो क्या मान के चले कब से आप ऑन एयर होंगी, क्या कुछ नाम होगा, कुछ रिवील अगर करना चाहें अभी और दर्शकों के लिए? स्पेसिफाई नहीं कर सकती, पर बहुत जल्दी होगा। जी। कंटेंट की बात करें, तमाम लोग तमाम तरह का कंटेंट दे रहे हैं। एक आदमी लगातार काम करता है, उसका एक ठप्पा टाइप से लग जाता है, बोले यार ये इस तरह का कंटेंट देते हैं। तो आपका ग्रेविटास और वेंटेज से आपका जो कंटेंट होगा वो किस तरह से अलग होगा? जो चूँकि आपका ये अपना होगा तो जाहिर सी बात है आइडियोलॉजी भी आपकी अपनी होगी, जो आप वहाँ नहीं चाहते होंगे जैसे भी, तो इसका क्या कंटेंट ऐसा अलग होगा, क्या यूनिक होगा, उसके बारे में? देखिए, मैं तो वही हूँ जी। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक चैनल में कुछ और थी और दूसरे में कुछ और है। हम एक्टर तो है नहीं कि इसमें तो एक्शन हीरो हैं और इसमें कॉमेडी है और इसमें रोमांस है। हम तो न्यूज़ करते हैं, नहीं कई तो बार हम न्यूज़ ही करेंगे। हाँ, न्यूज़ करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जिसके लिए काम करते हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है, कई बार हमें ना चाहते हुए भी बोले जी हमें इसको ऐसे नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने वही किया है जो मुझे ठीक लगा है
और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी बात समझी कि जो भी कारण रहा हो, पर उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। तो मैंने जो शोज़ बनाए या जो स्टोरीज़ पे काम किया, वो आई हैव सेड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से व्हेन आई वांटेड टू से। मैंने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया। तो ये शो कैसे अलग होगा, जैसे जैसे स्टोरीज़, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सप्लाई चेन की हम बात करते हैं, 2018 में मैं अगर सप्लाई चेन के ऊपर एक टॉप स्टोरी करती तो दर्शक टीवी बंद करके चला जाता। सप्लाई चेन इज सो बोरिंग। आज सप्लाई चेन इज सेंट्रल टू द कॉन्वर्सेशन। तो स्टोरीज भी इवॉल्व होती हैं, कॉन्सेप्ट्स भी इवॉल्व होते हैं। आज एआई पे इतनी स्टोरीज होती हैं। तो जर्नलिज्म का कोर तो चेंज नहीं होगा, वही 5-6 सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। हर स्टोरी में आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, तस्वीरें अच्छी ढूंढनी है, बाइट सही ढूंढनी है, फैक्ट्स चेक करने हैं, किस तरह की स्टोरीज करते हैं, किस फॉर्मेट में करते हैं, वो इवॉल्व होता है। कई बार आपका दर्शक वर्ग एक अलग होता है कि आप कैसा भी कंटेंट, लेकिन जब आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लगता है कि ऐसी बढ़ जाती होगी। जी पलकी जी का शो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि कंटेंट भी इसका कुछ यूनिक होगा, दूसरों से अलग होगा जो आपके पहले। मैं किसी फॉर्मेट में अपने आप को बॉक्स नहीं करती हूँ जी कि हमें एग्जैक्टली यही करना है। ऐसा हमने किया नहीं। हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत बार कुछ बनाते हैं, वो चलता है, हमें नहीं समझ, वो चल जाता है पर हम कन्विंस नहीं होते हैं तो हम उसको बंद कर देते हैं। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रेशर है। आई थिंक द प्रेशर इज़ कि आप आज के ऐसे माहौल में कैसे हर रोज़ स्टोरीज़ को सही तरीके से फैक्ट चेक करके अपने दर्शक तक एक टाइम बाउंड तरीके से पहुंचा दें। सबसे बड़ा प्रेशर वही है। टाइम बाउंड पर फैक्चुअल एंड एक्यूरेट, एंड यू हैव टू मैच स्पीड विद एक्यूरेसी। कई बार क्या होता है ना कि हम तो जी तथ्य दिखाएंगे चाहे बेशक समय हो जाए। कुछ लोग ब्रेकिंग के चक्कर में कुछ लोग कुछ भी दिखा देते हैं। तो क्या इस तरह का आपका ब्रेकिंग? हमने ब्रेकिंग तो की ही नहीं। हम हमेशा मतलब इसमें भी कुछ ऐसा फॉर्मेट में नहीं रहेगा। कुछ फोकस यही रहेगा कि अगर हम भले हमें देर हो जाए जी, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज़ का पॉइंट ये है कि जब टाइम रीडर हाँ, पर इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्पीड, देन एक्यूरेसी कम्स फर्स्ट। दूसरा, जैसे अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की और लगातार चल रहा है, न्यूज़ रूम में भी आ गया। अब तो आपने देखा है कि एआई एंकर भी हैं, न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं। तो आप एआई को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उसको चुनौती मान रही हैं या अवसर मानती हैं? और आपके न्यूज़ रूम में इसकी क्या किस तरह की भूमिका रहेगी? एआई एक टूल है जी, और एआई ही फ्यूचर है। जी। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहें कि जैसे जब कंप्यूटर आया था तो कई लोगों ने कहा कि अब नौकरियाँ चली जाएंगी, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। अब कंप्यूटर आपके पॉकेट में है, फ़ोन में है। तो टेक्नोलॉजी से लड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। एआई न्यूज़ रूम्स में भी आ रहा है और एआई से कई चीज़ें जल्दी होती हैं, कई चीज़ें गलत भी होती हैं। आप देखते हैं अखबार में स्टोरी छपी है और नीचे वो चैट जीपीटी का वो कोड टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, वो गलतियाँ भी हो रही हैं। तो एक फ्लक्स है इस वक्त, चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। हम भी हमारे न्यूज़ रूम में हमने एआई पहले भी इस्तेमाल किया है, अब भी करेंगे। पर जो काम जो एक पत्रकार का काम है वो पत्रकार करेगा, जो एक मशीन का काम है वो मशीन करेगी। सेपरेशन जी। जैसे अभी आपने कहीं, मैंने ऐसे सुना था कि आपकी टीम में जेन जी बहुत हैं और आजकल जेन जी का ज़माना है। तो कई बार क्या होता है, जेन जी के साथ तमाम तरह की चुनौतियाँ भी आती हैं, स्ट्रेंथ भी आती है। तो आपकी नज़र में आप इसे किस तरह से देखती हैं अपने न्यूज़ रूम में? चूँकि आपने बताया कि आपके जेन जी हैं, तो स्ट्रेंथ, चुनौती और तमाम तरह की, उनके साथ काम करने के साथ मुझे लगता है कि चुनौती भी मिलती होगी। तो उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे फेस करती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह के लोग हैं जी। बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत महत्वाकांक्षा है और वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। क्योंकि जो लोग परिस्थितियों से हर समय समझौता नहीं करते वही बदलाव लाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आते हैं और आपका कोई भी डेजिग्नेशन हो, आपका कैसा भी कैबिन हो, सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाते कि मैं ये क्यों करूं, मुझे कन्विंस कीजिए। तो ये अच्छी बात है। जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि पेशेंस थोड़ी कम है। बट ऑल इन ऑल मैं मानती हूँ कि एक अच्छा मिक्स है, इसलिए भी क्योंकि ये लोग डिजिटल नेटिव्स हैं। आपने और मैंने इंटरनेट बड़े होने के बाद सीखा है। बिल्कुल। और अभी भी सीख रहे हैं जी। तो हमारे बच्चे हमें बता देते हैं कि इसको ऐसे चलाना है। तो ये वो लोग हैं जो शुरू से इन्होंने इंटरनेट देखा है, सोशल मीडिया देखा है, इनको पता है, दे आर नेटिव्स।
तो इनसे सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग है पर काफ़ी एंटरटेनिंग भी है। हैंडल मतलब इट्स अ गुड टीम और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स मेंटरिंग, कि हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं या हम सोचते हैं कि हमको कुछ सिखा रहे हैं, पता नहीं वो क्या सीख रहे हैं, पर हम उनसे भी सीख सकते हैं। और कई बार उनके आइडियाज़ इतने फ्रेश होते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल रिव्यू, और हमारी शुरू में भी आपने जैसे बताया था, लेकिन अगर हम देखते हैं तो भारतीय मीडिया की जो मौजूदगी है वैश्विक स्तर पर काफ़ी कम है। तो हमारा जो IGR है वो उसको कैसे पाटेगा कि जो इसको ग्लोबल स्तर पर हमारी जो इंडिया की मौजूदगी को दिखाए। इंडियन मीडिया ज़्यादा नहीं है ग्लोबल लेवल पे जी, तो उसके लिए कोई करेंगे आप कुछ प्लान वगैरह? जी, एक कोशिश है इस वक्त। तो जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था अपने कम्युनिकेशन में कि हमारी हायरिंग जारी है कई ज्योग्राफीज़ में, कई देशों में हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बनाते हैं। अब हम एक आधा तेल का कुआं होता है अल जज़ीरा जैसा, तो हम फटाफट बना लेते, पर कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से होगा। पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज आप किसी भी दर्शक तक पहुंच सकते हैं, तो दैट इज सॉल्व्ड। डिस्ट्रीब्यूशन इज द ईजियर पार्ट। न्यूज़ गैदरिंग दुनिया भर से कैसे हो और आपके हिसाब से कैसे हो, जो आपको चाहिए वो स्टोरी कैसे आए, उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। उस दिशा में हम ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं और होपफुली करते रहेंगे। कहते हैं कि सफलता भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, और चूंकि आपने तो अभी नया शुरू किया है तो बहुत सारा समय भी इसको देना पड़ता होगा। और आगे भी मुझे लगता है कि अपने वेंचर में तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ तो ठीक है जी, शिफ्ट खत्म तो काम खत्म, हालांकि जिम्मेदारियाँ बहुत भी रहती हैं, लेकिन चूंकि आपका अपना वेंचर है और आप लगातार इसकी पहले से भी मुझे लगता है कि तैयारी कर रही होंगी, तो परिवार और काम दोनों के बीच में कैसे आप सामंजस्य बनाती हैं? कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? कोई ऐसी टिप यदि देना चाहें, कोई नया आदमी काम शुरू करना चाहे, खासकर वर्किंग वुमेन के लिए, तो क्या किस तरह करती हैं और आपके लिए क्या मायने? आप एक महीने में कितने इंटरव्यूज़ करते हैं? मुझे लगता है कि 4 या 5। उसमें से कितने पुरुषों से आप ये सवाल पूछते हैं? नहीं, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर ये देखा जाता है ना कि यार सारी जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। पुरुष तो जी अपनी जिम्मेदारी, जो मेरा मानना है, इसको मतलब अदरवाइज ना लें कि बोले ठीक है जी मैं जा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते और खासकर वर्किंग वूमेन होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लेडीज़ के ऊपर। तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और मैनेज करना। पुरुष तो अपना ठीक है जी, वो काम से निकल गए, जैसे भी लोगों की भी एक मानसिकता है, बोले यार ये ठीक है जी बच्चे तुम देखो अपना, ठीक है, तो मुश्किल होता है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं कोई बैलेंस लाने का एम भी नहीं करती हूँ। बैलेंस बहुत मुश्किल है जीवन में लाना। तो कई बार परिवार को प्राथमिकता मिलती है, कई बार काम को मिलती है। जिनके साथ काम करती हूँ वो समझते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुझे बर्थडे पार्टी में भी जाना पड़ेगा, मुझे कोई बीमार है उसे भी देखना पड़ेगा, और जो काम मेरा है वो किसी और को उस समय करना पड़ेगा। और घर वाले भी समझते हैं कि मुझे ट्रैवल भी करना है, मैं कभी देर से भी आऊँगी, मैं कभी सैटरडे को भी, संडे को भी चली जाऊँगी क्योंकि कुछ बड़ी न्यूज़ हो रही है। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है, और घर में भी और दफ्तर में भी, कि आप लोगों को बताएं कि यू आर वन पर्सन। जिस तरह से मैं अपने ऑफिस का काम घर ले आती हूँ, उसी तरह मैं अपना घर भी ऑफिस ले जा सकती हूँ। बोथ शुड बी ओके। तो मैंने इसी तरह का अपने आसपास के लोगों को समझाया हुआ है, एंड आई बीन वेरी लकी। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी नया काम शुरू करे, और ख़ासकर लड़कियाँ, तो मैं उनसे कहूँगी कि शादी एक करियर डिसीजन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर डिसीजन एंड यू हैव टू मेक इट राइट। वही मेरा सवाल था कि बोले यार पलकी जी कैसे कर पाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं, जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो करते हैं। और ये कहने में आप छोटे नहीं होते कि ये मुझसे नहीं हो रहा जी, आई नीड हेल्प। इसमें कोई गिल्ट नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं है। एक आदमी हर समय हर एक चीज़ नहीं कर सकता, ना पुरुष कर सकते हैं ना महिलाएं कर सकती हैं। दैट शुड बी ओके।
दो छोटे छोटे और सवाल है। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैंने टीम को समझा रखा है, युवा बहुत सारे आपको एक आइडियल मानते हैं कि पलकी जी जैसे, पलकी जी जैसा बनना है हमें और पलकी जी जैसा काम करना है। तो जो युवा इस नए नवागत जो पत्रकार हैं, जो मान लीजिए आ रहे हैं या अभी आ चुके हैं और आगे कुछ हम देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ खास टिप्स, चूँकि आपने 2.5 दशक का समय इसमें अभी आपने गुजार चुके हैं लगभग, और काफ़ी एक नेम एंड फेम दोनों कहते हैं वो कमाया है और तमाम लोगों को प्रेरणा से होते हैं, तो उनके लिए कोई 3 टिप्स ऐसी कोई होंगी? तो टिप्स बहुत सारी, लेकिन कुछ खास यदि हो वो देना चाहें जिससे वो इंस्पायर तो हैं ही आपसे, लेकिन उसको लेकर वो आपकी तरह आपके नक्शे कदम पत्रकार बनना चाहते हैं, पहला टिप तो ये होगा कि पढ़ते रहिए जी। और पढ़ने से मतलब व्हाट्सएप नहीं है जी और ट्विटर भी नहीं है, पढ़ने से मतलब है एक्चुअल रीडिंग, क्योंकि आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और पढ़ने से आपको वो क्लैरिटी आती है, आपको ठहराव भी मिलता है जी। दूसरा, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं आपको रोज़ लिखना चाहिए, चाहे एक पैराग्राफ लिखें, चाहे आप कैमरा करते हों, चाहे आप प्रोडक्शन में हों, कुछ भी करते हैं। जब आप लिखते हैं ना तो आपको अपने थॉट्स को प्रोसेस करना आता है, आपको समझ आता है कि शुरू मुझे कैसे करना है, ख़त्म मुझे कैसे करना है, मैंने इस बारे में क्या सोचा और उसके लिए मुझे कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं। तो राइटिंग एंड रीडिंग आर कोर स्किल्स फॉर अ जर्नलिस्ट। ये कॉलेज में नहीं छोड़ने हैं, ये आजीवन फॉलो करने हैं। और तीसरा मैं कहूँगी कंसिस्टेंसी, क्योंकि आज जो बच्चा न्यूज़ रूम में आता है उसको लगता है कि 3 महीने में मुझे वॉर जोन में भेज दिया जाए और फिर उसके बाद 6 महीने में मुझे एक अवार्ड मिल जाए और मैं सुपरस्टार बन जाऊँ। आप बनेंगे सुपरस्टार, पर उसमें समय लगेगा। तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। एक लास्ट और छोटा सा सवाल था, जैसे आपने अपने कार्यक्रमों से तमाम तरह से दुनिया के पर्सपेक्टिव को समझाया है और हम जो सवाल आपसे पूछते हैं आप उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि यार काश मुझसे ये सवाल पूछा जाता, या जो आप अपनी बात रखना चाहती हैं वो सवाल में नहीं पूछा गया तो कैसे रखेंगे। तो अगर कोई आप अपनी बात जो आप चाहें कि यार मुझसे ये सवाल पूछना चाहिए था, मैं उसका जवाब देती, कोई ऐसा सवाल और जवाब उसका? बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं शुरू में दिल्ली आई थी जी, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, तो मुझे लगा कि अब ये फ्रीडम है, अब कोई रोक टोक नहीं है, मैं किसी भी वक्त आ सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। कुछ महीने बाद एक सवाल मुझे बार बार याद आता था जी। कोई ये नहीं पूछ रहा खाना खाया क्या, आज भी सिर्फ ओनली माई मदर आस्क्स मी एवरी डे, किसी भी वक्त मैं उनको फ़ोन करूँ वो पूछती हैं खाना खाया क्या खाया। तो वो सवाल मुझे उस समय लगता था कि कोई मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहा, आप बच्चे नहीं हैं, आप यू विल ईट ऑफ कोर्स, यू विल सर्वाइव। पर आज की तारीख में अगर अब वो इमोशनल नीड्स वैसे नहीं है मेरे, पर मुझे लगता है कि आज मैं सिर्फ यही कहूँगी कि कोई मेरे बारे में या मुझे एट्रीब्यूट करके कुछ भी छापे तो एक बार मुझसे पूछ ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, और जब मैंने फर्स्ट पोस्ट छोड़ा तो बहुत सोशल मीडिया पे आया कि मैं साड़ी बिजनेस शुरू कर रही हूँ, और ऐसे लोग जो मुझे मैसेज करते हैं जी, जो मुझसे बात करते हैं, उन्होंने लंबे लंबे ऐसे लिखे हुए हैं लिंक्डइन पे और कहाँ कि ये करियर शिफ्ट का क्या मतलब है, आप मुझसे पूछ लेते। बिल्कुल। हर रोज़ मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, वो AI जनरेटेड पोस्ट्स आते हैं जिसमें एक कोटेशन होता है, मैंने कभी नहीं कही वो बातें, दे आर एट्रीब्यूटेड टू मी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, उनको तो मैं क्या कहूँ, पर जो लोग मुझे जानते हैं जी, जिन लोगों के पास माध्यम है मुझे रीच करने का, वो तो कम से कम एक बार चेक कर लें कि ये सचमुच आपने कहा है, दैट इज़ द बेयर मिनिमम दैट पीपल कैन डू। सो प्लीज़ आस्क मी बिफोर एट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू मी, बिकॉज इतना सारा फॉल्सहुड है, जो इतनी सारी गलत चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे हैं कि उनको साफ़ करना मुश्किल है। आपको क्या लगता है जब कोई आपके लिए इस तरह की, जो आपने बताया कि गलत वगैरह भी करते हैं मेरे बारे में, मान लीजिए वो इतने तरह से, तो आप उसको जवाब देती हैं, रिप्लाई करती हैं, यार मैंने तो ये नहीं कहा, या उन पोस्ट को ट्रोलिंग, मान लीजिए ट्रोलिंग ही मैं उसको छोड़ देती हूँ, उस पर ध्यान ही नहीं देते। जो लोग मुझे जानते हुए भी इतना वो नहीं कर सकते हैं कि मुझसे चेक कर लें जी, फिर दे आर नॉट वर्थ माई टाइम, राइट, बट इट्स अनफॉर्चुनेट जी जी। एटलीस्ट जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं उनको तो इतना कर लेना चाहिए।
तो ये थी हमारे साथ पलकी शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इंडियन ग्लोबल रिव्यू क्यों शुरू किया, इसको लेकर उनका क्या विजन है और किस तरह से खास होगा। तो हम इसके लिए पलकी जी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपने इतना समय दिया, धन्यवाद पलकी जी। धन्यवाद पंकज जी, बहुत अच्छे प्रश्न थे आपके और आई होप आपके दर्शकों को ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी। जी।